अस्सलाम वालेकुम। अतहर मलिक मीडिया के साथ मैं हूं अतहर मलिक। नाजरीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। हर खबर के अंदर छुपी खबर ही असल में खबर होती है, जिसके बाद हम उस खबर पर आपके सामने अपना तज्जिया पेश करते हैं। आज की चंद अहम खबरें। ट्रंप के ईरान पर हमले रोकने की वजह क्या है? जोहरान ममदानी और नेतन्याहू आमने सामने। कॉकरोच तहरीक का अगला मरहला क्या होगा? आजाद कश्मीर इंतखाबात, पीपल्स पार्टी और नून लीग में बड़ा टाकरा। अब पहली खबर की तरफ आते हैं कि ट्रंप के ईरान पर हमला रोकने की जो वजूहात हैं, वो जो सामने आई हैं, जो अमरीकी मीडिया बयान कर रहा है, वो है असलहे की किल्लत। ये बात खारिज अज इम्कान नहीं है, क्योंकि जिस अंधाधुंध तरीके से, जिस ताबड़तोड़ तरह से अमेरिका ने ईरान पर बमबारी की है, अपना आतशी असलहा उसने इस्तेमाल किया है, उसके बाद वो असलहे के जितने बड़े भी खजाने हों, वो कम पड़ जाते हैं। ये बात इसकी तरदीद की है जो अमरीकी दिफाई तज्जिया निगार हैं और अमरीकी दिफाई जो उनके तर्जुमान हैं, उन्होंने इस बात की नफी की है। लेकिन ये बात करीन अज कयास है कि ऐसा हो सकता है। अमेरिका ने दरअसल अमेरिका को भी ने जब भी एमओयू पर जो साइन किया या आरजी जंग बंदी का जब ऐलान किया, उसके बाद एक बात सामने आई पूरी दुनिया के सामने, और ईरान ने भी इसको महसूस किया कि उस वक्फे के दौरान, जंग बंदी के वक्फे के दौरान, अमेरिका अपना असलहा जमा करता है, वो अपनी जो फौजी कुव्वत है उसे मुज्तमा करता है। इसलिए पिछले दिनों जब अमेरिका ने एक हफ्ते की जंग बंदी की शर्त रखने की आयद करने की तजवीज दी, तो ईरान ने उसे मुस्तरद कर दिया। उसकी वजह यह है कि ईरान कहता है कि ये तो इस हम जंग बंदी खुलूस नीयत से करते हैं, ये अपने असलहा जमा कर रहा होता है, और मजीद ये लीथल तरीके से हमारे ऊपर हमला आवर होता है। खैर, अब इस बहस को जाने देते हैं। अगली तरफ आती है कि मौजूदा जो दिन चल रहे हैं, दूसरा तीसरा दिन है, उसमें दोनों तरफ से हमले रुके हुए हैं। पहले ईरान नहीं मानता था, अमेरिका कहता था कि जंग बंदी, आरजी जंग बंदी कर लें। अब ईरान ने भी इस पर रजामंदी का बेशक खामोश, गैर एलानिया ये जंग बंदी इस वक्त जारी है। दोनों तरफ से हमले रुके हुए हैं। अमेरिका अगर हमला नहीं कर रहा ईरान पर, तो खलीजी ममालिक में जो अमेरिका के फौजी अड्डे हैं, वहां ईरान भी हमला नहीं कर रहा। ये बहुत बड़ी बात है, और ये बात भी सामने आ चुकी है कि मुज़ाकरात जारी हैं। मैंने कल की वीडियो में भी आपसे ये अर्ज की थी कि कहीं ना कहीं अमेरिका भी चाहता है, उसे सिर्फ एक ट्रॉफी चाहिए, क्योंकि उसकी समझ में आ गया है कि ईरान पर वो सबकत हासिल नहीं कर सकता। ईरान वेनेजुएला नहीं है, ईरान कोई आम ताकत नहीं है, और उसके पीछे, ईरान के पीछे चाइना है। ये बार बार मैं आपको कह रहा हूं। बाज तज्जिया निगार कह रहे हैं जी चाइना इस वजह से है कि वो तेल उसकी जाता है, उसका जो वाफिर मिकदार तेल की आबनाए हुर्मत से जाती है। ओ भाई, तेल गया तेल लेने, चाइना मावरा हो चुका है इन फैक्ट्रियों से और तेल से, और वो हमारी तरह नहीं है। चाइना दहाइयों नहीं, सदियों आगे की सोचते हैं और मंसूबा बंदी करते हैं। उन्होंने वाफिर मिकदार में जखीरा किया हुआ है, अपनी फैक्ट्रियों को बंदोबस्त किया हुआ है। उसके लिए अगर 2 4 10 महीने तेल की बंदिश भी रहे, तब भी उसकी फैक्ट्रियां धुआं देती रहेंगी। उसकी मईशत पर कोई असर नहीं पड़ेगा। असल में असल बात जो है, वो अमेरिका को ईरान के जरिए शिकस्त देना चाहता है और इस खित्ते से दफा दूर करना चाहता है, वो बेदखल करना चाहता है।
اگر امریکہ اس علاقے سے بے دخل ہوتا ہے اور اپنا سارا جو ٹیم ٹپر ہے، جو فوجی اڈے ہیں کویت میں، بحرین میں، سعودی عرب میں، یو اے ای میں، قطر میں، اگر اس کے ساتھ وہ دفان ہوتا ہے، تب یہ چائنا کی جیت ہے۔ چائنا اس وقت تک سپر پاور نہیں بن سکتا جب تک ادھر سے بے دخل نہ ہو مکمل طور پر، اور یہ اس نے ہونا ہے۔ سچی بات یہ ہے کہ تجزیہ نگار یہ جنگ بھی تھک چکی ہے، اور تجزیہ نگار تجزیے کر کر کے ان کے اعصاب بھی شل ہو چکے ہیں۔ اب اگلی خبر کی طرف جاتے ہیں۔ زہران ممدانی جو نیو یارک کے میئر ہیں، انہوں نے پہلے اعلان کیا تھا کہ جو یونائٹڈ نیشنز کا جو اجلاس ہوگا، اگر اس میں نیتن یاہو آیا تو میں اسے گرفتار کر لوں گا۔ ٹرمپ نے کہا تھا کہ یہ نہیں ہو سکتا۔ ویسے یہ ایک سیاسی بیان بھی تھا اس کا زہران ممدانی کا، ایسا ہو نہیں سکتا کہ کوئی سربراہ مملکت، بہرحال وہ اسرائیل کا سربراہ تو ہے نا، اس کو گرفتار نہیں کر سکتا۔ ٹرمپ نے بھی یہی کہا، یہ نہیں کر سکتا۔ اب زہران ممدانی نے اسے جنگی مجرم قرار دیا، جبکہ اس نے کہا نیتن یاہو نے کہ زہران ممدانی نے نفرت کو ہوا دی ہے، اور اس کے لیے نیو یارک کے تمام شہریوں کو برابر ہونا چاہیے۔ وہ ایک طبقے کا، نیو یارک کے ایک طبقے کا میئر نہیں ہے، وہ تمام شہریوں کا ہے۔ اس کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ وہاں جو یہودی بستے ہیں ان کا بھی وہ میئر ہے، اور چونکہ وہ یہودیوں کا اپنے آپ کو نمائندہ کہتا ہے، حالانکہ وہ یہودیوں کا نمائندہ نہیں ہے۔ جتنی نفرت یہودیوں میں نیتن یاہو کے لیے پائی جاتی ہے، کسی قوم کے لیے نہیں پائی جاتی۔ وہ نفرت کرتے ہیں نیتن یاہو سے، یہ کیونکہ یہ زائنسٹ ہے، یہ انتہا پسند ہے، یہ صہیونی ہے۔ جو یہودی ہیں وہ تو بڑے خوبصورت لوگ ہیں، اور سب سے زیادہ جو امریکہ میں، یہ دنیا میں جو اسرائیل نے جو مظالم ہیں غزہ پر، جو فلسطین پر مظالم ڈھائے ہیں، اس میں یہودیوں کی اکثریت نے نیتن یاہو کے خلاف احتجاج کیا۔ اس وجہ سے یہ اگر اس کو گرفتار نہیں بھی کیا جا سکتا، لیکن یہ پوری دنیا کے انسانوں بالعموم اور بالخصوص یہودیوں کی نفرت کی گرفت میں ہے۔ اب ہم اپنی تیسری خبر کی طرف چلتے ہیں کہ کاکروچ تحریک کا اگلا مرحلہ کیا ہوگا۔ اچھا، سی جے پی یعنی کاکروچ جنتا پارٹی کا کہنا ہے کہ جدوجہد ختم نہیں ہوئی، بلکہ ایک نئے مرحلے میں داخل ہو چکی ہے۔ اب صرف تعلیم نہیں، دیگر عوامی مسائل پر بھی بات ہوگی۔ یہ میں نے گزشتہ ویڈیو میں بھی یہ کہا تھا کہ یہ جمہوریت کی خوبصورتی ہے کہ ایک انہوں نے ٹارگٹ رکھا، اس کو اچیو کیا اور کال آف کر دیا دھرنا۔ لیکن یہ ایک مرحلہ طے ہوا، اب اس کے بعد اگلے مرحلے کی تیاری، جو یہ میں نے ابھی آپ کے گوش گزار کیا ہے، سی جے پی کا جو بیان ہے کہ اب ہم اگلے مرحلے میں داخل ہو رہے ہیں۔ اب تعلیم نہیں، دیگر عوامی مسائل پر بھی بات ہوگی۔ تعلیم تو ہوگی، اب امن و امان پر ہوگی۔ جو امن و امان کی صورتحال ہے اس میں انڈیا میں، جو نفرت فروشی کا جو بیج بویا تھا، جو اب ایک تناور درخت بننے کی طرف مائل ہے، اس کو جڑوں سے اکھاڑ پھینکنا ہوگا، امن و امان درست کرنا ہوگا۔ اس کے علاوہ وہاں غربت کو ختم کرنا ہوگا، بے روزگاری کا کلا کما کرنا ہوگا، مہنگائی، یہ اصل ایشوز ہیں۔ اور یہ جو نفرت فروشی ہے نا، اور خاص طور پر مودی صبح دوپہر شام رات، اس کے ذہن میں صرف پاکستان اور پاکستان ہی ہے۔ وہ پاکستان کو مورد الزام ٹھہرا کر وہ ہر اپنا ایک فالس فلیگ وہ آپریشن کرتا ہے، اس کی اسٹریٹجی ہے۔ آپ تھرو آؤٹ دیکھیں، یہ اس کی تیسری ٹرم چل رہی ہے، تھرو آؤٹ وہ ایک فالس فلیگ اس نے آپریشن کیا، چاہے وہ پہلگام کا تھا، چاہے کوئی بھی تھا۔ اس کے بعد اس نے الیکشن میں وہ جیت گیا،
वोट ले लिए नफरत फरोशी के, और पाकिस्तान से नफरत फरोशी के उसने किया। अब यहाँ एक बड़ी खूबसूरत बात ये हुई है कि जो धरना था सीजेपी का, उसमें पाकिस्तान की अस्करी क़यादत जो है, उसको बड़ा एप्रिशिएट किया गया, उसके हक में नारे लगाए गए। यहाँ उन्होंने कहा कि जो पाकिस्तान की अस्करी क़यादत है, उन्होंने मोदी को तारीखी शिकस्त दी। और स्टूडेंट्स का ये भी कहना था कि हमने हक की बात की तो हमें पाकिस्तानी एजेंट्स कहा गया। उन्हें वहां तो ये भी इल्जाम लगे हैं कि इनके धरनों में पाकिस्तान से खाना आता है। ये भी इल्जाम लगा सकते थे कि इनके धरनों में जो ऑक्सीजन आ रही है वो भी पाकिस्तान ही प्रोवाइड कर रहा है। तो ये अब नफरत फरोशी नहीं चलेगी। ये अवाम के जेन जी अपने असल जो वो इकबाल ने कहा था, जवानों को पीरों का उस्ताद कर, ये अब बूढ़ों के जो नस्लें इस दुनिया में अब बूढ़ी हो चुकी हैं, उनके ये उस्ताद हैं। अब ये असल मसाइल की तरफ आ रहे हैं। ये नहीं है कि नफरत ही बेचें। इन्होंने असल मसाइल की तरफ आना है। असल मसाइल है गुर्बत, बेरोजगारी, भूख, नंग, जहालत, अमन व अमान का मसला। ये है असल दोनों ममालिक के मसाइल। और दोनों ममालिक के जो जेंजी हैं, वो अगर इकट्ठे हो जाएं तो ये मसाइल हल हो सकते हैं। जो वाफिर मिकदार में जो गालिब बजट जाता है असलहे की तरफ, दुश्मनी की नजर हो जाता है, जो बमों की नजर हो जाता है, उसको वो खत्म होगा। इस खित्ते से जो मैंने मसाइल अभी गिनवाए हैं वो खत्म होंगे, तब कहीं जाके ये पूरा खित्ता सुकून की नींद सो सकेगा। वरना ये आतिश फिशा के दहाने पर ही रहेगा। सल्यूट टू जेंजी। अब आखिर में आते हैं, आजाद कश्मीर में जो पीपल्स पार्टी और नून लीग का जो खड़ाक हो रहा है, एक दूसरे के हवाले से जो वो बातें कर रहे हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग के जो कायद हैं मियां नवाज शरीफ साहब, उन्होंने कहा है कि बरखुरदार माजरत से नाराज ना होना, ये कश्मीर है, कश्मोर नहीं। आपको पता है कि कश्मोर जो है वो कितना पसमानदा इलाका है सिंध का, और उसमें डाकुओं का राज रहता है। तो वो उन्होंने तंज ये किया। तो उन्होंने उसने भी कहा बिलावल साहब ने कि जी मियां साहब आप भी नाराज ना हो, मैं जानता हूँ वो कश्मोर ये आजाद कश्मीर है, कश्मोर नहीं है। अब आप रायवंड का एक बंदा उठकर वो आजाद कश्मीर का वजीर आजम बनना चाहता है, सो एंड सो एंड सो एंड सो, जो भी लफ्जी गोलाबारी है वो जो हुई है, उस पर सबसे खूबसूरत जो तबसरा किया है वो मुस्तफा नवाज खोखर साहब ने किया है। मुस्तफा नवाज खोखर साहब वो हैं, साबिक सेनेटर हैं, और बिलावल भुट्टो जरदारी के ये तर्जुमान थे। उन्होंने कहा है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग आपस में ऐसे लड़ रहे हैं, इस तरह से लड़ रहे हैं जैसे आजाद कश्मीर में सच्ची मुच्ची इलेक्शन हो रहे हों। मेरा ख्याल है इससे खूबसूरत तबसरा आजाद कश्मीर के इलेक्शनों पर हो नहीं सकता। जिस वक्त आप तक ये वीडियो पहुंचेगी, उस वक्त तक इंतखाबात हो चुके होंगे और वो भी सामने आ चुके होंगे। अब ये गालिब ने कहा था कि रात दिन गर्दिश में है सात आसमान, हो रहेगा कुछ ना कुछ, घबराएं क्या। अब ये जो आजाद कश्मीर के इलेक्शंस हैं, उसमें कोई एक पार्टी तो जीतेगी ही। वो जैसे कहते हैं ना, जीतेगा भाई जीतेगा, कोई ना कोई तो जीतेगा। लेकिन इसमें अहम बात यह है, और दुआ ये करनी चाहिए कि इलेक्शन के रिजल्ट आए और ये इलेक्शन पुरअमन हो। क्योंकि जो कलादम एक्शन कमेटी है, उसकी कोशिश है कि वो इलेक्शंस को सबोताज करें, और इलेक्शन के दिन खुदा ना खास्ता वो लाशें उठाएं। तो अल्लाह करे कि ये ना हो, शैतान के कान बहरे हों, पुरअमन हो, और उनको आजादाना तौर पर कश्मीरियों को अपनी राय का इजहार का मौका मिले, वो अपने नुमाइंदे मुंतखब करें।
پھر وہ جو بھی فیصلہ کریں، ان کی پارلیمنٹ فیصلہ کرے کہ انہوں نے 12 نشستیں پاکستان کے ساتھ ختم کرنی ہے یا بڑھانی ہے، یہ ان کے نمائندوں کی صوابدید پر ہو۔ یہ کسی کلعدم ایکشن کمیٹی اس کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ کشمیریوں کی رائے پر اثر انداز ہو۔ پرامن الیکشن کی دعا کے ساتھ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔